वेलकम टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग। आज हमारे गेस्ट हैं संगीता गुप्ता। संगीता गुप्ता के बारे में बहुत चर्चे हैं, गूगल में बहुत सुंदर उनके बारे में लिखा हुआ है। संगीता गुप्ता जी एक रिटायर्ड चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। शी इज़ एन इंडियन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, पोएट एंड फिल्म मेकर। She is the first woman who qualified civil services from her district in उत्तर प्रदेश। अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला वुमन जो सिविल सर्विसेज क्रैक किया, एक लेडी, ऊपर से सिविल सर्विसेज क्रैक करना, दैट्स टू डिफ़िकल्ट, एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू क्रैक सिविल सर्विसेज फ्रॉम हर ओन डिस्ट्रिक्ट, एंड अ पोएट एंड एन आर्टिस्ट टू। संगीता जी से कुछ बातें करते हैं। संगीता जी, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप अपने बहुत कीमती समय निकाल के आप हमारे शो पर आए। संगीता जी, हर एक इंसान का एक अपना जर्नी होता है, लाइफ का जर्नी शुरू होता है इनिशियल जर्नी से, उसके बाद अपना करियर होता है, फिर प्रोफेशनल में फील्ड में वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल जर्नी भी होती है, और लास्ट हम लोग टच करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी को। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी इनिशियल जर्नी। मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ था, एक हॉस्पिटल में, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते थे वो एक बहुत छोटा सा टाउन है, तमकुही रोड, और रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है गोरखपुर से। वो पहले गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, बाद में उसको तोड़कर इंडिपेंडेंस के बाद मेरे ख्याल से एक और डिस्ट्रिक्ट बना देवरिया, और अब देवरिया को भी तोड़कर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट बना है कुशीनगर, जो भगवान बुद्ध का महानिर्वाण स्थान है। तो मैं उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। यूपी में भी ईस्टर्न यूपी हमेशा बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता रहा, एजुकेशन के मामले में, नौकरी के मामले में, हर मामले में। पर चूँकि हमारा वो नेटिव प्लेस था, तो जन्म मेरा गोरखपुर में ज़रूर हुआ था, पर रहने वाले हम लोग तमकुही रोड के थे। बड़े मुश्किल से लोग उसके बारे में जानते हैं। मगर मेरे पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे थे। मतलब मेरे ग्रैंडफादर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, उनके बड़े भाई बहुत बड़े हिस्टोरियन डॉक्टर के.पी. जायसवाल, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। मेरी माँ भी बहुत पढ़ी लिखी थी। जब लड़कियाँ घर के बाहर भी नहीं निकलती थी, तब भी वो यूनिवर्सिटी तक पढ़ने गई, उसने एमए किया। माय फादर वाज आल्सो अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, उन्होंने बीकॉम ऑनर्स किया, एमकॉम किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो घर में एजुकेशन की वैल्यू बहुत थी, और मेरे फादर को ये क्लैरिटी शुरू से थी कि उन्होंने किसी भी लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं किया, और अपनी लड़कियों को उतना ही उन पर ध्यान दिया पढ़ाई के मामले में जितना लड़कों के ऊपर। तो उस हिसाब से मुझे अच्छी एजुकेशन मिली। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ, तो गोरखपुर में कामल स्कूल है, वहाँ हॉस्टल में रहती थी। तो चूँकि वहाँ पे सुविधा नहीं थी तमकुही में, इसलिए हम लोग हॉस्टल चले गए। तो पढ़ाई शुरू से ही एजुकेशन के ऊपर फादर और कुछ पूछते ही नहीं थे, बस पूछते थे कि रिज़ल्ट कार्ड दिखा दो, और अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो ठीक है, और नहीं किया है तो डांट पड़ सकती थी। तो हम लोग कोशिश यही करते थे कि क्लास में फर्स्ट सेकंड तो रहें। तो वो थ्रू आउट करियर में ये रहा। तो अलग से भी पढ़ने का शौक़ बहुत था कि घर में मेरे फादर हर समय कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे। हमारे घर में मैगज़ीन्स, किताबें, बुक पार्सल से भी आती थी। तो गर्मी की छुट्टियों में जब हम लोग आते थे तो बहुत कुछ पढ़ते रहते थे। मेरे फादर का ये कहना था कि हर लड़की या लड़के को आत्मनिर्भर होना चाहिए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बचपन से ही होती हैं, तब जाकर आप 20-21 साल की उम्र तक कुछ बन पाते हो, कुछ कर पाते हो। तो ये एक जर्नी थी। मुझे लगता है कि अगर मैं जितनी भी ग्रेटफुल रहूँ अपने पेरेंट्स को, उन्होंने जो मुझे एजुकेशन दिलाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, वो एक अच्छी भूमिका उससे जीवन के लिए तैयार होती है। स्कूल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं आज भी मानती हूँ कि वहाँ टीचर्स, नन्स थी बेसिकली, तो वो डेडिकेटेड भी बहुत थे। तो एक सब्जेक्ट ही हुआ करता था मॉरल साइंस। मेरे को लगता है नैतिक मूल्यों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, एक सेल्फ डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा करियर, उसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ने चली गई, वहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन तक तो मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया था कि मैं किस लाइन में जाऊँगी। मेरे फादर चाहते थे या तो मैं डॉक्टर बनूँ या कुछ भी बनूँ, मगर अपने पैर पे खड़ी रहूँ। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट था।
बहुत अच्छा भी करते थे, बॉटनी जूलॉजी में, साइंस में बहुत अच्छा था सब कुछ, पर मैंने ऑल ऑफ अ सडन अपना सब्जेक्ट चेंज किया क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज देना चाहती थी। उस समय लोग पॉलिटिकल साइंस लेकर बहुत क्वालिफाई करते थे उस ज़माने में, तो मेरे फ्रेंड्स लोग ने कहा कि तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ो। मैंने कहा मैं मास्टर्स ही उससे कर लेती हूँ, और फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया और मास्टर्स किया और यूनिवर्सिटी टॉप किया। तो उससे तुरंत मुझे यूनिवर्सिटी में ही जूनियर रिसर्च फेलो, एक एडवांस स्टडी सेंटर था पॉलिटिकल साइंस का, वहाँ जॉब मिल गई और मैं वहाँ पे अपना रिसर्च कर रही थी, रिसर्च वर्क ही था बेसिकली। उसके बाद ऐसे ही अप्लाई किया तो लेक्चरशिप मिल गई। तो 20 साल की उम्र से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहले जूनियर रिसर्च फेलो बनी और एक 7-8 महीने के अंदर ही जैसे 21 साल पूरा हुआ मुझे लेक्चरशिप मिल गई और फिर मैं वापस गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाने के लिए चली आई। मेरे स्टूडेंट्स मेरे से 2-3 साल ही छोटे थे और वहाँ ज्वाइन करने के बाद चूँकि मुझे उसको समझने में, अपने इस करियर को शेपअप करने में ही 1-1.5 साल लग गए। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज दिया। और तो लगभग कितने साल तक आपने वहाँ पढ़ाया? 2-2.5 साल लग गए थे, क्योंकि आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम ही पूरा 1 साल तक चलता रहता है। पहले आप प्रीलिम्स देते हो, फिर वो क्वालिफाई करते हो, फिर मेंस देते हो, वो क्वालिफाई करते हो, फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो पूरा जो स्पैन है एग्ज़ाम का वही 8-9 महीने का है और रिज़ल्ट आते आते फिर पूरा 1 साल लग जाता है। तो मैंने जॉब नहीं छोड़ा था, अपना साथ साथ किया कि पढ़ा भी रहे थे और अपनी तैयारी भी कर रहे थे। और इस छोटी जगह में रह के, देवरिया में रह के भी मैंने तैयारी की और कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन किया और अपनी मेहनत से ही उसको सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लिया था क्योंकि वो पढ़ा रहे थे। और एक उस समय 2 ऑप्शनल होते थे, तो हिंदी लिटरेचर लिया और क्वालिफाई किया। जब क्वालिफाई कर लिया, ट्रेनिंग कॉलेज जाना था, तो यहाँ से रिज़ाइन करके वहाँ गए। तो वहाँ पर लड़कियों के पढ़ाई के मामले में ईस्टर्न यूपी पिछड़ा रहा है, इसलिए खुदा ना खास्ता मैं फर्स्ट वुमेन बन गई वहाँ से क्वालिफाई करने वाली। पर एक तरीके से लोगों के लिए रोल मॉडल बन पाई कि यहाँ से भी रहकर और घर से भी पढ़कर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े कोचिंग सिटीज में जाके कोचिंग करें। मतलब इंस्पायरिंग बहुत है। जो लोग सुनेंगे, जो तैयारी करते हैं, कितना डेडिकेशन होना होगा, कितना पढ़ाई में उनको मन लगाना होगा, कितनी शांत शहर था, शांत आपका जो जगह था जहाँ से आप बिलोंग करते थे वो शांति थी। शायद वो भी एक हेल्प आपको किया है। एक्चुअली मैं समझती हूँ कि सिविल सर्विसेज अचानक सोच के और उसके लिए रट के तैयारी करने से नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका माइंडसेट क्या है, आपने बचपन से क्या क्या पढ़ा है, वो सब काम आ जाता है। कोर्स भी बहुत एग्जॉस्टिव होता है, 10 लाख लोग देते हैं और अल्टीमेटली 1000-1200 ऐसे लोग सेलेक्ट होते हैं। तो बहुत टफ कंपटीशन है। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाता है, टफ हो जाता है, पर इतना भी कठिन नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो आपका IRS, तो फिर ये फाइनेंस रिलेटेड ये सब था, फिर आप बीच में आपने पॉलिटिकल साइंस किया। पॉलिटिकल साइंस करने के बाद पढ़ाते रहे, उसके बाद सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए। तो वो जब आप सेलेक्ट होते हो, मैं तो इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना चाहती थी, इससे घूमने वगैरह को मिलेगा, मगर वो केवल 5-6 लोगों को मिलता है, जो उस समय तो इतने ही लोग को मिल पाता था। तो मेरी पोजीशन वो नहीं आई, तो सेकंड चॉइस में इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला। फिर मैं नागपुर में 18 महीने तक ट्रेनिंग में थी और जिस दिन आप सेलेक्ट होते हो उस दिन से आपकी जॉब काउंट होती है, पर आपको ट्रेन किया जाता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। नागपुर नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में फिर 18 महीने की ट्रेनिंग चली और उसके बाद फिर पोस्टिंग हुई। पोस्टिंग फिर कहाँ हुई है आपका? मेरी पहली पोस्टिंग इलाहाबाद हुई थी। Okay. तो मैंने सोचा मैं यूपी से हूँ तो पहला चॉइस मांगते हैं, मैंने इलाहाबाद दिया था, मुझे मिल गया था। तो 2 साल मैंने शुरू में 2 साल इलाहाबाद काम किया, फिर शादी के बाद मैं कलकत्ता चली गई और 9 साल लगभग कलकत्ता में काम करने के बाद फिर दिल्ली आई। और दिल्ली तो बहुत लंबा रहना हुआ है मेरा, 20-25 साल 27 साल। इसमें 2 साल के लिए मैं जम्मू कश्मीर गई थी, वो भी चॉइस पोस्टिंग मांग कर गई थी क्योंकि मेरा बेटा वहाँ काम कर रहा था। तो जब आप कलकत्ता गए तो ये उस टाइम आपके जो कलीग्स तो ज़्यादातर मेल मेरी सर्विस में अगर हम परसेंटेज देखें तो 6% लड़कियां क्वालिफाई कर पाती थी, और इंडिया में अगर देखें जो पोजीशन मुझे मिल गया काम करते करते 1 और 2% ओनली ऑफ इंडियन वुमेन।
संगीता जी, जब इस तरह की बातें सुनते हैं ना तो इंस्पायरिंग तो होती है, बहुत गर्व महसूस होता है। बीइंग अ वुमेन, एक आपके लेवल के वुमेन के साथ बैठ के जब हम बात करते हैं, कैसे आप इतने ऊपर पहुंची और ये जो इनकम टैक्स में चीफ कमिश्नर बन के आप रिटायर किए, तो ये बहुत बड़ी एक बात है। तो बहुत सारी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में हुई होगी, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो एक आध कोई ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपको हमेशा याद रहता है, ऐसे कुछ बातें। मैं ना हमेशा ऐसी चीज़ें बताना पसंद करती हूँ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे बारे में कोई एडवर्स चीज़ कही और मैंने फिर उनको कैसे उसको हैंडल किया। तो जब मैं ट्रेनिंग कॉलेज में थी तो मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस था या साइंस था। जब वहाँ गई तो वहाँ पे एडवांस अकाउंट्स और लॉ पढ़ा हमें, फिर से एक नए सिरे से तैयारी करनी होती है और वहाँ पे 3 डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते थे जिसको क्लियर किए बिना आपको सीनियर स्केल भी नहीं मिलेगा। मतलब मुझे लगा कि तो ये तो सिविल सर्विसेज से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुझे तो अकाउंट्स बिल्कुल ही नहीं आता था, मुझे ना डेबिट पता था ना क्रेडिट पता था। उन्होंने कहा कि हम सिखाएंगे, पर फिर भी इतनी बुरी तरह से पढ़ाते थे कि शाम तक आदमी पागल हो जाता था। तो लगता था कि थोड़ा रिलैक्स करो, तो मैं लाइब्रेरी जाके पोइट्री और ये सब चीज़ें किताबें लेकर पढ़ती रहती थी। तो एक दिन मेरे कोर्स डायरेक्टर जो मेरे मेंटर भी थे, उन्होंने भरी क्लास में कह दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, यू आर गोइंग टू बी अ परपेचुअल प्रोबेशनर, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर दीज एग्ज़ाम्स। इट हिट मी वेरी हार्ड कि इतने लोगों के बीच में ये ह्यूमिलिएशन, मैं लेक्चर पहले रह चुकी थी तो ये सुनने की आदत भी नहीं थी। तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा कि व्हाट मेक्स यू थिंक लाइक दिस। ही सेड, मैं तुम्हारा प्रोफाइल देख रहा था लाइब्रेरी में, जो तुमने बुक्स इशू कराया है सब फिक्शन है, पोइट्री है, कुछ और चीज़ों के बारे में, तुमने कोर्स की कोई किताब इशू नहीं कराया, तो तुम क्या करोगी। तो मैंने कहा सर, सारा दिन पढ़ने के बाद और आप अच्छा ही पढ़ा रहे हैं तो मुझे और दोबारा कुछ और पढ़ने का मन हो तो माइंड थोड़ा फ्रेश ही होता है। बोले आई डोंट थिंक सो, यू विल बी अ परपेचुअल प्रोबेशनर। ये बात मुझे बहुत बुरी लग गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इनको गलत साबित करके दिखा दूंगी। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, पूरा अपने जो क्लास में और लोग जो थे जो जिनका अकाउंट्स का बैकग्राउंड था उनसे सब कुछ सीखा। और जब पूरा 3 सेमेस्टर हो गया और 18 महीने पूरे हुए तो आई वॉज गिवन द गोल्ड मेडल फॉर बीइंग द बेस्ट प्रोबेशनर ओवरऑल, नॉट ओनली इन माई एकेडमिक्स बट ऑल्सो ओवरऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सबको मिला के ही एक होता है गोल्ड मेडल, बेस्ट प्रोबेशनर ऑफ द ईयर ऑफ द बैच। तो 1984 बैच का फिर जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो मेरे मन में आया कि बस ये गोल्ड मेडल मैं उन्हीं को दिखाऊंगी जिन्होंने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो लाइफ में कई बार लोग आपको बहुत नेगेटिव बातें कर देते हैं और आपको तकलीफ़ हो जाती है, पर उससे निराश नहीं होना चाहिए। प्रूव देम रॉन्ग, आई ऑलवेज से प्रूव देम रॉन्ग, कुछ मत करो, अपना काम करके दिखा दो कि तुम कर सकते हो। तो जब मुझे मेडल मिला तो मैं सबसे पहले दौड़ के उन्हीं के पास गई दिखाने के लिए। हमने कहा सर, डू यू रिमेंबर व्हाट यू सेड अबाउट मी इन क्लास। ही सेड आई डू रिमेंबर एंड आई एम सो प्राउड दैट यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग। मुझे अच्छा लग रहा है, तुमने मुझे गलत साबित किया है और आई विल च्यू माई ओन वर्ड्स। मुझे लगता था तुम में पोटेंशियल है पर तुम उतना ध्यान नहीं दे रही हो, इसलिए मैंने कहा था। मैंने कहा सर, फिर भी बहुत तकलीफ़ हो गई थी उस समय मुझे, आई फेल्ट वेरी हर्ट। तो कई बार ऐसी चीज़ें मैं इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा शेयर करती हूँ कि लाइफ में आपके ऊपर जब ऐसे चैलेंजेस आएंगे, लोगों को आपके ऊपर फेथ नहीं होगा, आपके काम पर फेथ नहीं होगा, तो आपको उनको गलत साबित करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, थोड़ा ज़्यादा फोकस होना होता है। ये एक इंसिडेंट मैं हर इंटरव्यू में बताती हूँ ताकि लोग सोच सकें कि किसी के कहने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम ही बाद में बोलेगा। इसी तरीके से बहुत सारी असाइनमेंट्स ऐसी मिली। जब पहली बार इलाहाबाद में पोस्टिंग हुई यूपी में, उन्होंने सोचा कि एक छोटी सी लड़की 24-25 साल की उम्र होगी तो ये क्या कर लेगी, इसको क्या टैक्सेशन आएगा, ट्रेनिंग करना और गोल्ड मेडल लेना और बात है, फील्ड में काम करना और बात है। तो उन्होंने मुझे उस पूरे चार्ज में जो सबसे ख़राब पोस्टिंग थी, जिसमें ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था, और तो वो चार्ज मुझे दे दिया। तो मुझे तब भी बहुत बुरा लगा कि पूरे मैं मतलब ट्रेनिंग में मैंने प्रूव किया है, फिर मुझे सबसे ख़राब चार्ज क्यों दे रहे हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने उसको ज्वाइन किया और
6 महीने इतनी मेहनत करके उस चार्ज को इलाहाबाद का नंबर 1 चार्ज बना दिया। बहुत सारे सर्वेस किए, बहुत सारा काम ऐसा किया जिससे कि उनको लगा कि भाई ये तो जो इसके मेल कुलीग्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा काम करें। मुझे अभी भी याद है जो उस समय जिस कमिश्नर के अंडर में काम करे, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं देखूं तो जैसे इंदिरा गांधी का एक कैबिनेट होता था, उसमें बाकी लोग उनके सामने कहीं ठहरते नहीं थे। तो संगीता ने ये प्रूव कर दिया है कि बाकी जितने इसके कुलीग्स हैं उससे इसका काम बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का है। और 2-3 महीने के अंदर ही जब उनको रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने वहाँ किसी समय में इन्वेस्टिगेशन विंग में किसी को उतनी जल्दी पोस्ट नहीं करते, उन्होंने मुझे 2-3 चार्जेस, जो जहाँ भी कोई क्राइसिस होती थी उसका चार्ज भी दे देते। तो 6 महीने बाद मेरे पास 3 बड़े चार्जेस थे, 2 एडिशनल चार्जेस थे, और ये पैटर्न मेरी पूरी ज़िंदगी में चला, पूरे करियर में। जिस दिन मैं रिटायर हो रही थी उस दिन भी मेरे पास 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चार्जेस थे, और मेरा फेयरवेल मीट होने वाला था 5 बजे, पर मैं 5:30 बजे उसमें पहुंच पाई, क्योंकि मुझे लास्ट मिनट तक लोग कह रहे थे कि ये करके जाइए मैडम, फिर कोई नहीं करेगा। तो ये एक आपको अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, और ख़ास करके ऐसे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में जहाँ लोगों ने एक माइंडसेट बना रखा है कि औरतें ठीक से टैक्सेशन, लॉ, अकाउंट्स, इन चीज़ों को नहीं समझती हैं। तो औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उनको साबित करने के लिए कि नहीं, मैं अगर तुमसे बेहतर नहीं कर सकती हूँ तो तुम्हारे बराबर तो ज़रूर कर सकती हूँ। पर ईश्वर ने इतना मेरा मान रखा कि मैंने उनको ये भी प्रूव करके दिखाया कि उनसे बेहतर भी कर सकती हूँ। तो ये जो माइंडसेट है लोगों का कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि कोई भी लड़की सही अवसर आने पर और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने फोकस से कुछ भी कर सकती है इंडिया में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और एक ख़ास बात मैं जानना चाहूँगी, 2024 का जो बजट आया है, अभी रिलीज़ हुआ है बजट, तो अभी इस बजट के बारे में थोड़ा कुछ कहिए। और ये जो टैक्स के बारे में लोगों के बहुत कम समझ है, और जो वर्किंग भी नहीं है, घर में भी बैठते हैं, मगर उनके पास पैसे कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, तो वो दिखाना ज़रूरी है, वो कैसे वो हैंडल करना चाहिए उसको। कि अभी भी इंडिया में केवल 6-7% लोग टैक्स दे रहे हैं। अब 145 करोड़ हम होने जा रहे हैं, उसमें से 5-6 करोड़ लोग अगर केवल टैक्स पे करेंगे तो कैसे होगा। पर हमारा जो सिस्टम है वो हमारा इंडिया कम से कम 70% लोग केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, तो उनका टैक्सेबल इनकम होता ही नहीं है, क्योंकि एग्रीगेरियन इनकम को हम लोगों ने टैक्सेबल ब्रैकेट से बाहर रखा है। एक डेवलपिंग कंट्री के अपने कुछ मसले होते हैं, तो हर आदमी टैक्स देने की हालत में है भी नहीं। अब जब 80 करोड़ लोगों को हमें खाना भी देना पड़ रहा है, तो टैक्स तो बहुत दूर की चीज़ है कि उनसे टैक्स हम कभी ले पाएंगे या आने वाले 10 साल में भी ले पाएंगे। टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया का और देशों से बहुत अच्छा है। ये एक मिथ है कि इंडिया में टैक्स रेट बहुत हाई है। ब्रिटेन में ऑलमोस्ट 45% टैक्स पे करना पड़ता है अपनी इनकम पे। यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल 33% से ज़्यादा नहीं पे कर रहा है। मैं कंपेयर इसलिए कर सकती हूँ कि मैंने और दूसरे देशों में भी हमें भेजा गया था अमेरिकन सिस्टम को एड्रेस करके समझने के लिए। सिराक्यूज़ यूनिवर्सिटी में मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी, और कंट्रीज़ के बारे में पढ़ती रहती हूँ। इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही प्रोग्रेसिव और अच्छा है। 7 लाख के इनकम तक तो कोई टैक्स है ही नहीं है आपके ऊपर, उसके बाद भी छोटे छोटे स्लैब्स हैं, 10%, 15% ऐसे है, और अल्टीमेट 33% से ज़्यादा कहीं भी नहीं आता है। 30 कॉर्पोरेट के टैक्सेस इतने कम कर दिए गए हैं। उससे एक चीज़ तो ये साबित हो गई है कि डेवलपिंग कंट्री में बहुत हाई टैक्सेशन नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, अगर लोग कंप्लायंस करें, वो करते नहीं हैं। बहुत सारे लोग टैक्स की नहीं देना चाहते। मैं हमेशा जहाँ जम्मू कश्मीर में भी थी तो लोग पूछते रहते थे। तो एक बार मैं बच्चों के स्कूल में गई, छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनसे बताया गया कि ये टैक्सेशन में है और बहुत बड़ी अफसर है। तो एक छोटी लड़की उठी, उसने कहा मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। होगी 4-5 साल की होगी। तो मैंने कहा अच्छा पूछो। तो बोली मैम ये काला धन क्या होता है। तो मैंने कहा कि अब उसके मुझे जो भी जवाब देना होगा तो ऐसा तो देना होगा कि वो 5 साल की लड़की समझ सके, वही समझ सबके लिए लागू होती है। तो मैंने तुरंत माइंड अप्लाई किया कि मैं ऐसा कितने सिंप्लीफाई करके बताऊं कि इसको भी समझ में आ जाए और बाकी दुनिया भी समझ सके। तो कोई भी धन काला तब हो जाता है कि जिसके ऊपर आपका टैक्स ड्यू है और आपने वो टैक्स नहीं भरा है,
तो वो काला धन हो जाएगा। अगर आपने अपनी जो भी मेहनत से ही सब लोग कमाते हैं उस पर टैक्स पे किया है तो वाइट मनी हो जाता है। तो इतना ही सिंपल है काला धन और सफ़ेद धन। तो वो लड़की बोली अभी तक कोई नहीं बता पाता था मैम। तो मैं समझती हूँ कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है और इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। पूरा जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था इंडिपेंडेंस के पहले, वो तो इतना अंग्रेज़ों ने कॉम्प्लिकेटेड बनाया था क्योंकि उनको तो कुछ मतलब ही नहीं था। वो तो लोगों से टैक्स की उगाही ही करना चाहते थे। उनको हमारे देश से कोई प्यार नहीं था। उनके लिए हम एक कॉलोनी थे, एक उपनिवेश थे। फिर उसके बाद 61 में जो एक्ट बना उसी के पैटर्न पे बना। अब जो फिर उसको पूरा ओवरहॉल किया जा रहा है, फेसलेस किया जा रहा है। डिपार्टमेंट एक बड़ा कदम उठा रहा है। लोगों को वहाँ डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 100% रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल होते हैं, हार्ड कॉपी अब जमा ही नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी आई है सिस्टम में, पर लोगों का माइंडसेट उतना चेंज नहीं हुआ। धीरे धीरे होगा। हमें ये बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि हम इतने बड़े कई देशों, पहले मुग़लों के ग़ुलाम रहे, फिर अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे, तो हमारी सोच में वो ग़ुलामी बैठी हुई है। ये हमारा देश है, हमें टैक्स देने से गर्व महसूस होना चाहिए कि उस पैसे को फिर किसी सोशल वेलफेयर स्कीम में लगाया जाता है। लोग टैक्सेशन से इसलिए भी घबराते हैं, लॉ पढ़ते समय टैक्सेशन का पेपर ही नहीं लेते, बोलते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमें नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ी उम्र में मैंने लॉ किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एज कमिश्नर इवनिंग क्लासेस करके मैंने लॉ भी किया ताकि और अपनी चीज़ों को ब्रश अप कर सकूं। संगीता जी, इतने सारे सीरियस काम आप करते रहें लगातार, एक पोस्टिंग आपकी हुई, फिर ऊपर से एडिशनल और भी चार्जेस आपको आ गया कि ये भी कंप्लीट करना है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। कितने सारे आपने एक साथ सब कुछ हैंडल किया। अब पोएट्री के बुक आप लेके पढ़ते थे, लाइब्रेरी से इशू करके लाते थे, पढ़ते थे, आपको शौक था। लिखने का शौक आपका डेवलप कब से हो गया? मुझे बचपन से ना पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। और मेरे फादर में एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि केवल कोर्स की चीज़ें पढ़ो, वो खुद बहुत पढ़ते थे। तो मेरे घर में किताबें बहुत थी और 2 मैगज़ीन्स उस समय हिंदी में आती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग। वो सब जो मतलब अवेलेबल होता था न्यूज़पेपर, वो सब मेरे घर में आता ही आता था जब हम लोग छुट्टियों में रहते थे तो। और स्कूल में भी लाइब्रेरीज़, हमेशा हमारे स्कूल बहुत अच्छा था, वहाँ भी लाइब्रेरी की सुविधा थी। तो जब मैं 15-16 साल की होंगी तो मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पढ़ने का मौका मिला। अनुवाद, ऑफ कोर्स मैं बंगाली नहीं पढ़ सकती थी, तो मैंने उसका अंग्रेजी में पढ़ा। फिर मैं एक चमत्कृत हो गई। मुझे लगा कि मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा बचपन से ही मेरा इंक्लिनेशन था, पर जब वो पोइट्री मैंने पढ़ी तो मुझे लगा अरे, मैं अचंभित रह गई कि इतना सुंदर भी कोई कह सकता है। तो बहुत उनसे प्रेरणा मिली। रविन्द्रनाथ टैगोर मेरे रोल मॉडल हैं। तो फिर मैंने अपनी डायरी में, मैं बहुत इंट्रोवर्ट और बहुत चुप रहने वाली लड़की थी, बहुत कम बोलती थी, अपने काम से काम और पढ़ना लिखना, नहीं तो कोर्स का नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ और पढ़ रहे हैं। तो मैंने पोइट्री तभी लिखना शुरू कर दिया था। इंस्पिरेशन गीतांजलि से मिला। मैंने और भी बहुत सारे पोइट्स को पढ़ा था। मैं समझती हूँ कि बंगला का पूरा साहित्य हिंदी में उसका अनुवाद उपलब्ध होने के कारण बंगला साहित्य में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि रही। मतलब अगर मैंने शरद चंद्र का देवदास पढ़ा होगा तो 4 बार पढ़ लिया। ऐसे ताराशंकर बंदोपाध्याय, विमल मित्र, तो बंगाल के राइटर्स का मेरे पर बहुत प्रभाव इसलिए पड़ा कि वो किताबें घर में ईज़िली ट्रांसलेटेड फॉर्म में उपलब्ध थी। तो मैं समझती हूँ कि तब से मेरी जर्नी स्टार्ट तभी से हो गई थी, लिखने की और पेंट करने की भी। गर्मी की छुट्टियों में चूँकि हम लोग बहुत छोटी जगह में रहते थे तो मार्केट या ऐसा कुछ था भी नहीं, टीवी भी नहीं था, तो अगर आपको अपने को रिलैक्स करना है तो हम लोग किताबें ही पढ़ते थे या पेंट कर लेते थे या इस तरह की चीज़ें। तो वो शौक़ मेरा अभी भी है। अगर मैं रोज़ थोड़ा बहुत ना पढूं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो रात को सोने के पहले थोड़ा बहुत कुछ अभी भी पढ़ती हूँ और लिख पाती हूँ तो लिख पाती हूँ। अब आपको जान के अच्छा लगेगा कि इस समय एज ऑन टुडे मेरी 35 पब्लिश्ड बुक्स हैं। 35 पब्लिश्ड बुक्स हैं। मैं बाइलिंगुअल पोएट हूँ। मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा है, ज़्यादा हिंदी में। अंग्रेजी में 2012 से लिखना शुरू किया और अभी मेरा मेमोयर आने वाला है, वो भी 7 साल लगा के मैंने उसको अपनी लाइफ की कुछ स्टोरीज़ लिखी हैं, लोगों से अपने संबंध के बारे में लिखा है। पर मूलतः मैं
कविता बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, पढ़ना भी, दूसरों का भी सुनना और अपने आप लिखना भी। आप तो कवि सम्मेलन में बहुत भाग भी लिए होंगे जी, बहुत ज़्यादा। मतलब अब मैंने जो सुना है, मैंने जो पढ़ा है आपके बारे में गूगल में, अब कई सारे ललित कला एकेडमी हो गया और फिर और कई बड़े बड़े एकेडमीज़ के थ्रू आप साहित्य के लिए साहित्य अकेडमी है, आर्ट के लिए ललित कला अकेडमी है। साहित्य अकेडमी के लिए भी मैंने कई बार पढ़ा है और जश्न अदब पोइट्री फेस्टिवल है, फिर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, इन सब में पढ़ने के लिए बुलाते ही रहते हैं। मेरी पहली किताब 1988 में पब्लिश हुई थी जब मैं इलाहाबाद में पोस्टेड थी और उसका फॉरवर्ड महादेवी जी ने लिखा था, तो उनसे मिलने का मौका मिला। मैं जिस भी शहर में पोस्टेड रही हूँ वहाँ के साहित्यकार हों या आर्टिस्ट हों, चित्रकार हों, उन सब से मेरा मिलना जुलना होता है। मैं काम के बाद ज़्यादा समय ऐसे लोगों के साथ ही बिताना पसंद करती हूँ कि उससे मुझे एक इंस्पिरेशन भी मिलता है अपना काम करने के लिए। अब बता रहे थे कि आपको जब छोटे शहर में कुछ टीवी भी नहीं था, वहाँ आप लोग टीवी तो था ही नहीं, इंडिया में ही नहीं था, 1980s में ही आया, 79 80 में आया। तो उस टाइम आप पेंटिंग जो करते थे तो वो तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं था? नहीं, शुरू की पेंटिंग तो बिल्कुल जैसे शुरुआत करते हैं, किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं, जैसे नेहरू जी का बनाया तो उनकी फ़ोटोग्राफ देखकर ही बना रहे हैं, इस तरह से शुरुआत की थी। पर जब मैं कलकत्ता में पोस्टेड थी तो मुझे लगा कि भाई मुझे लाइफ में जो मेजर गोल क्या होता है, करियर का गोल होता है, वो तो मैंने कर लिया है। मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, अच्छी नौकरी है मेरे पास, एक बेटा भी हो गया था, तो सब तरीके से ठीक चला था। मैंने कहा मैं उन चीज़ों को फिर से परस्यू करना चाहूँगी जो समय के क्रम में छूटती चली जा रही हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे रह के 5 साल तक पेंटिंग सीखा। तो सीखने के लिए मेरे पास तो मंडे टू फ्राइडे बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से सैटरडे संडे मॉर्निंग में 8 से 10 हर सैटरडे और हर संडे मैंने 5 साल तक एक सीनियर आर्टिस्ट थे, सनत रे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के थे, तो उनसे सीखा मैंने। और लगभग 5 साल सीखने के बाद शुरू में ही उन्होंने कह दिया था, मैंने कह दिया सर होमवर्क मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर जितनी देर आप रहेंगे उतनी देर मैं बहुत सीरियसली काम करूँगी। तो उन्होंने 5-6 महीने बाद ही कहा था कि तुम गलत प्रोफेशन में हो, तुम्हें आर्ट कॉलेज जाना चाहिए था, तुम्हारे अंदर एक आग है, एक आर्टिस्ट है, वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ है उसको। मैंने कहा जितना समय मिल रहा है वो भी काफ़ी है मेरे लिए, मैं उसमें कर लूँगी। फिर 4-5 साल के बाद बिना कोई ग्रुप शो किए हुए सर गए और मेरा घर बिरला एकेडमी के पास ही था, तो वहाँ गए, उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो दिखाया, जो काम मैंने किया था 4-5 साल का, तो तुरंत उन्होंने ऑफ़र कर दिया कि ठीक है इनका सोलो हम कर सकते हैं। सोलो एग्जीबिशन फिर मेरी बिरला एकेडमी में 95 में हुई और तब तक मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं करती थी। मूलतः मेरा काम लैंडस्केप था, पोर्ट्रेट था, फिगरेटिव वर्क था मूल रूप से। पर उसके बाद धीरे धीरे आदमी इवॉल्व होता है, तब अपनी राह खोजता है। अच्छा संगीता जी, एक चीज़ बताइए, हमारे जर्नी ऑलमोस्ट आपने अपना इनिशियल जर्नी कंप्लीट किया, आपका करियर प्रोफेशनल भी आपका बहुत अच्छा रहा। कभी स्पिरिचुअल जर्नी हर एक इंसान का ये तो होता ही है, मगर ये स्टार्ट होता है कभी किसी का बहुत अर्ली, वो जुड़ जाता है किसी संत महापुरुष के साथ बहुत शुरुआत से, कोई बहुत लेट से ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं। तो ऐसे कभी आपके कुछ एक्सपीरियंस है इस? हाँ, क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि जो हिंदू परिवार है उसमें एक तरीके का संस्कार ही होता है। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे, बाबा थे, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन थे और उन्हीं के साथ मेरा बचपन में जब भी हमको टाइम मिलता था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बाबा के साथ ही रहना पसंद करती थी। अपने पेरेंट्स से ज़्यादा समय मुझे उनके साथ बिताना पसंद था। तो वो बचपन से ही मुझे सारी कहानियाँ सुनाते थे और बोलते थे अगर डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, इस तरह की चीज़ें थीं। और घर में ऐसा माहौल था कि किसी काम के लिए मेरे पेरेंट्स मना नहीं करते थे। म्यूज़िक का शौक़ है, म्यूज़िक सीखो। मैं म्यूज़िक स्कूल भी गई पर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। मेरी बड़ी सिस्टर मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़कते और बहुत बचपन में बहुत जल्दी रोने लगते थे और बहुत जल्दी चिढ़ भी जाते थे। तो वो कहती संगीता संगीत सीखती, बस इतनी सी बात पर मेरा रोना शुरू होता था। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी म्यूज़िक सीखने। तो म्यूज़िक नहीं सीखा, पर घर में किसी चीज़ की मनाही नहीं थी। बचपन में मुझे याद है एक साधु महात्मा आते थे, लंबी लंबी दाढ़ी, और वो सारंगी बजा के गाना गाते थे। तो
भिक्षा के लिए आते थे, पर जब वो मेरे को देखते थे तो वो घंटों मेरे लिए बजाते थे। अब हमेशा बोलते थे वो बेबी कहाँ, उसको ले आओ, फिर उसको सुनाएंगे। तो मेरा इंक्लिनेशन था, पर इतना प्रोनाउंस्ड नहीं था कि नहीं मुझे यही करना है या ये भी एक जर्नी है। मुझे लगता था कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है, इसमें और ज़्यादा अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर जब मैं कलकत्ता में थी तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब शेड्यूल मेरा बहुत डिमांडिंग होता चला गया। मैं इन्वेस्टिगेशन विंग में पोस्टेड थी। अगर वहाँ पर पूरे कलकत्ता में 20 से ज़्यादा असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन थे, मगर मैं अकेली औरत थी और जुनून इतना था काम करने का। 2-2 3-3 दिन तक सर्च पे की ड्यूटी पे गए हुए हैं, ठीक से सोने को नहीं मिलता था, समय से खाना नहीं मिलता था, फिर घर में छोटा बच्चा था, बहुत कुछ चीज़ें थी तो जिससे बहुत थक जाते थे। तो मेरे बैक में बहुत सीवियर पेन हुआ, इतना सीवियर हुआ कि मुझे फिजियोथेरेपी रिकमेंड की गई। बोला गया कि नहीं तो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर मेरी सुष्मिता से मुलाकात हुई। किसी ने कहा कि वो वन ऑफ द बेस्ट है और डनकन अपोलो में थी। तो उसके पास जब मैं गई तो पहले दिन ही हमारी बहुत गहरी दोस्ती हो गई और मेरा ट्रीटमेंट करते करते उसने कहा कि मैंने कहा आप यहाँ पे कैसे हो? डेनमार्क से थी। तो उसने कहा मैं अपने गुरु को खोजते हुए यहाँ आई थी और मेरे गुरु हैं बाबा ठाकुर, तो चलो तुम्हें मिलाते हैं। तो हमने कहा देखो तुम डेनमार्क से आई हो, तुम्हारा कोई हिंदू संस्कार नहीं है, तुम कोई इन चीज़ों के बारे में, मेडिटेशन इन चीज़ों के बारे में उतना पता नहीं है, तुमको गुरु की ज़रूरत है, तुम गुरु पे जाओ भाई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो पहले से ही, हम लोग बचपन से यही सीखते हुए आए हैं। हमारा जीवन का मंत्र पढ़ना, पूजा करना, ये सब हमारा संस्कार ही है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। पर ऐसे होते होते एक दिन अचानक मुझे उससे दोस्ती हो गई। फिर हम लोगों ने एक काउंसलिंग सेंटर खोला औरतों के लिए। मुझे लगता था कि औरतों के लिए काम होना चाहिए, उनको कम से कम सही एडवाइस तो मिलना चाहिए। तो सुष्मिता के कहने पर ही हम लोगों ने, हम 8 से 10, 8 का क्लास करते थे और 10:30 से जाके 1-1.5 घंटा 2 घंटा काउंसलिंग करते थे ऐसी औरतों का जिनको ज़रूरत थी सलाह मशवरे की। बहुत सारे लोग किसी भी समय में औरत को घर से निकाल देते हैं, बच्चा लेके वो सड़कों पर होती है, उसको पता नहीं होता है क्या करना है, कैसे करना है। तो डिस्ट्रेस वुमेन के लिए ऐसा सेंटर खोला था। तो मेरी दोस्ती सुष्मिता से बढ़ती चली गई। फिर एक दिन उसने कहा देखो बाबा ठाकुर यहाँ रहते, वो फर्न रोड पे रहते थे। तो मैंने कहा, मेरे मुंह से निकला चलो अभी उनसे मिलने चलते हैं। बोलिए आज वेडनेसडे, वो मॉल में रहते हो, किसी से नहीं मिलेंगे। पर मैंने उसके ऊपर जिद्दी ठान ली कि मुझे आज ही मिलाओ। तो उसने कहा बहुत डांट पड़ेगी, फिर मैं फ़ोन करूँगी, शायद वो उठाएं भी नहीं, कोई भी नहीं उठाए। मैंने कहा करके देखो, करके देखो। वो मेरी जिद और दोस्ती के कारण उसने फ़ोन किया और बाबा ठाकुर ने फ़ोन उठाया। तो उन्होंने कहा ऐसी मेरी दोस्त है संगीता और बहुत जिद कर रही है कि वो आज ही आपसे मिलेगी। मैंने उसको बताया भी कि आप मॉल में रहते हैं, आप वेडनेसडे को नहीं मिलते, तो मैं उसको क्या बोलूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आ जाओ, 5 मिनट मिल लेंगे। तो इस तरीके से मैं सुष्मिता के साथ बाबा ठाकुर से पहली बार मिलने गई। तो वो एंट्री गेट जो था वहाँ से उनके रूम तक, मतलब सामने से वो देख रहे थे। जैसे मैंने अंदर पैर रखा वो सामने कुर्सी पे बैठे हुए थे और एक छोटा सा टेबल था, तो उसके दूसरी तरफ मैं खड़ी थी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि हैव वी मेट बिफोर। और बिना पलक झपकते हुए मैंने उनसे कहा कि येस वी हैव मेट बिफोर। जबकि मैं उनसे केवल मिलने गई थी, मुझे ये नहीं पता था कि, ना मेरे को इसका आइडिया था कि वो मेरे गुरु किसी और जन्म में भी रहे होंगे, पर मेरे मुंह से यही निकला। उसके बाद 5 मिनट तो क्या, बाबा ठाकुर के साथ 3-4 घंटे बैठने का मौका मिला उसी दिन। उसके बाद लगातार उनसे मिलते रहे। तो तब समझ में आया कि जीवन में अगर आपका गुरु नहीं है तो आप धीरे धीरे चलोगे, गिरते पड़ते अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। आपका जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें अगर गुरु हो तो उससे यात्रा बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि एक हाथ पकड़ के कोई आपको रास्ता दिखा देता है कि इसी रास्ते पे चलना है। तो गुरु का बहुत महत्व है। और जिस दिन मैं मिली मैंने उसी पल समझ लिया कि ये मेरे गुरु रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी। तो इस तरीके से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी सीरियसली, जो कहते हैं गंभीरतापूर्वक, तब शुरू हुई थी। ये समय था 95 एंड होगा समझ लो। तभी पहले मेरा एक सोलो शो हुआ था। तो उनको मैंने कैटलॉग दिखाया अपना उस एग्जीबिशन का। कई बार मतलब मैं जल्दी जल्दी उनसे मिलने लगी। तो उन्होंने कहा ये सब तुम नहीं करोगी। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी फिर, क्या मैं आर्ट छोड़ दूँगी? बोले नहीं, तुम एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट बन जाओगी। तो मैंने कहा बाबा मैं बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट समझती भी नहीं हूँ, ना मेरा इंटरेस्ट है,
मैं तो जो कर रही हूँ यही करूँगी। बोले सब छूट जाएगा। तो मैंने कहा मुझे एब्स्ट्रैक्ट की समझ नहीं। बोले मैं सिखाऊंगा तुम्हें। मैंने कहा कि आप तो कहते हैं कि आप ब्रश नहीं उठाएंगे, आप पेन नहीं उठाएंगे, आप ऐसा, तो आप कैसे सिखाएंगे? तो उन्होंने कहा इट इज़ माई प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। सिखाना केवल फिज़िकली हाथ पकड़ के नहीं होता है, और भी तरीके हैं उसको सीखने के। और फिर भी मैं कन्विंस नहीं थी, पर आज की तारीख में बहुत करीब 28-30 साल हो रहे हैं, तो अब लगता है कि ये पहले से ही बाबा ने कह दिया था कि तुम्हें यही करना है। और अब मैं धीरे धीरे मेरे काम से अपने आप ही फिगर्स चलते निकल गए, लैंडस्केप निकलता चला गया और मैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मुड़ गई। अब मैंने 36 सोलो एग्जीबिशंस किए हैं। 2000 के बाद मैंने फिगरेटिव काम बिल्कुल ही नहीं किया। अमूर्त का रास्ता बड़ा कठिन है और लोग उसको समझना ही नहीं चाहते, जबकि ये हमारा निराकार और साकार, ये दो चीज़ें हैं आध्यात्म से जुड़ी हुई। आप साकार और भक्ति से भी ईश्वर को पा सकते हैं, निराकार और ज्ञान से भी पा सकते हैं, पर आपको अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। दोनों ही रास्ते उपलब्ध हैं, पर ज़्यादातर आर्टिस्ट या कोई भी आसान रास्ता चुन लेते हैं। रास्ते सब एक ही मंजिल पे पहुंचते हैं, चाहे आप किसी तरह से जाएं, पर शायद मेरे लिए अमूर्त चित्र के माध्यम से ही अपनी बात दुनिया तक पहुंचानी थी। संगीता जी, आपके हाथ के कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हम अभी देखेंगे और दर्शकों को भी दिखाएंगे। संगीता जी, आप हमारे शो में आए और कुछ कविता ना हो जाए ऐसे, तो उसके पहले मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अब जो मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मैंने रिटायरमेंट के बाद सोचा कि मैं कुछ ऐसा तो करूँ जो औरों से अलग और उसका कोई इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़े। ज़्यादातर आर्ट गैलरीज में दिखाई जाती हैं आर्ट के कॉनोशियर्स, और कुछ गिने चुने लोग ही उस आर्ट को देखते हैं और उससे रिलेट भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खादी पे काम करूँगी। तो मैंने हाथ से काता हुआ, चरखे पे काता हुआ 200 मीटर खादी का कपड़ा लेकर रतेलिया गांव, एक सांगानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, वहाँ पे रह के काम किया था। खादी के ऊपर केवल पौधे से निकला हुआ, नील के पौधे से निकला हुआ नील रंग, वही यूज़ करके पूरा मोनोक्रोम से शिव की कहानी कही, क्योंकि मैं शिव की ही भक्त हूँ। और शिव तत्व 5 तत्वों से मिला है, शिव कहीं बाहर नहीं है। बाबा ने भी यही बताया था कि यू आर गॉड, शिव वो हम। कहने की ताकत उस समय नहीं आती जब तक आप ये एक अपनी लंबी यात्रा तय नहीं कर लेते, तभी जान पाते हैं कि शिव कहीं बाहर भी है, सारा संसार ही शिव है और आपके अंदर भी शिव है। तो शिव तत्व के ऊपर सारा काम है। और मैं समझती हूँ कि मेरा आर्ट, मैंने उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि अगर सड़क पे चलता हुआ आदमी भी आकर उस आर्ट को देखेगा तो समझ पाएगा, क्योंकि आर्ट हर घर में होना चाहिए, हर आदमी को समझ होनी चाहिए। देखने से हमारे जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं वो आर्ट से कम हो जाती हैं, उनको हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं। आर्ट और पोइट्री, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को हील करती हैं। अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आर्ट एज अ एंटीडोट टू डिप्रेशन। अब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जाइए आर्ट देखिए, आर्ट करिए तो आपका ये डिप्रेशन दूर हो जाएगा। म्यूजियम्स में प्रिस्क्राइब करके भी लिखते हैं कि अगर नहीं बना सकते हो तो जाओ म्यूजियम में जाके देखो, गैलरीज में देखो। तो आर्ट और पोइट्री हमारे जीवन के ऐसे 2 पक्ष हैं जो इंसान की जो हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ उनको कम कर देते हैं। तो पोइट्री में भी बाबा खुद ही इतना, मुझे नहीं मालूम था जब मैं उनसे पहली बार मिली थी कि वो खुद कितने बड़े आर्टिस्ट थे। और पोइट्री तो उनके मुंह से ऐसे झड़ता ही था। गाना तो मैं नहीं गा पाती हूँ, मगर हाँ उनके एक अच्छे शिष्य की तरह से मैं पेंटिंग कर सकती हूँ और पोइट्री कर सकती हूँ। आपको एक कविता सुनाती हूँ जो सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बने उसकी प्रक्रिया में। तो जब अपना घर छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने यशोधरा को बताया नहीं
क्योंकि उनमें साहस नहीं था कि अपने नवजात शिशु और पत्नी को बताते और उनसे पूछ के जाते, तो उनको लगा कि मैं आसक्त हो जाऊंगा और अपनी इस लंबी यात्रा पे नहीं जाऊंगा। एक राजकुमार अगर भिक्षु बनने जाता है तो उसके लिए बहुत साहस चाहिए। तो उसके बारे में लिखा है, मैं वही कविता सुना देती हूँ आप लोगों को। यशोधरा से संवाद। चुपचाप बिन बताए खामोशी से चले जाना सिद्धार्थ की मजबूरी थी। बताकर जाना कहाँ मुमकिन था। बताने का साहस जुटा नहीं पाए। दबे पांव निकल गए। महल के ऐशो आराम छोड़ना फिर भी मुश्किल ना था। यशोधरा, तुम्हारा दिल तोड़ना ही नामुमकिन था। तुम्हें गिला रहा कि बताकर तो जाते। जरा सोचो, अपनी मोहब्बत को ठुकरा कर जाने की ताकत कहाँ से लाते। और अगर नहीं जाते तो क्या बुद्ध हो पाते। कभी कभी अपना दिल तोड़ना निहायत ज़रूरी होता है। यशोधरा, तुम्हें छोड़कर जाना तुम्हारा दिल नहीं, अपना सब तोड़ना और छोड़ना था। खुद को मिटाना और खोना था। शून्य होना था। भरोसा था तुम सब समझ जाओगी। खुद को और राहुल को संभाल पाओगी। सिद्धार्थ को मुक्त कर सकोगी। फिर एक दिन वह बुद्ध होकर तुम तक ही लौट आएंगे। स्वयं को, अपने को मिटाकर ही स्वयं को पाना होता है। यही जानने और सीखने में उम्र लगा दी सिद्धार्थ ने। वह दर बदर भटक कर जान पाए जो खामोशी से राहुल को पालते हुए तुमने सहजता से सीख लिया था। तुम माँ थी, तुम्हें सब यूं ही पता था। खुद को खोना, मिटाना और शून्य बनाना तुम्हारे लिए आसान था। तुम जननी थी और जननी सहज ही बुद्ध होती है। तुम गिला भी सिर्फ अपनापन जताने के लिए ही करती रही। मन ही मन तुम सब जानती थी, क्योंकि तुम तो माँ थी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कंपोजिशन, ब्यूटीफुल। बहुत टच करता है ये अंदर। अच्छा संगीता जी, एक चीज़ आप बताओ, जैसे बीइंग अ मदर, अभी माँ से एंड किया, बीइंग अ मदर जो कि अपने कर्मस्थान जिनका बहुत ही ऊपर है, बहुत अच्छा करियर है, अपने बच्चों को, मतलब जो भी एक बच्चा, दो बच्चा, जिनका भी जैसा है, तो क्या आपने शुरुआत में ऐसे कुछ घर में सिखाते थे अपने बेटे को, जो आप बताओ, ताकि और भी लोगों को ये आपसे जानकारी मिले कि कैसे होना चाहिए, कैसे क्या आपके लिए व्हाट इज़ द मैसेज टू द पेरेंट्स, आपके तरह पेरेंट्स? मैं समझती हूँ कि दुनिया में सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण एक अभिभावक, एक पेरेंट होना है। सिविल सर्विसेज से भी बहुत ज़्यादा कठिन है एक अच्छी माँ या एक अच्छे पिता होना, और उसके लिए लोग जागरूक ही कम हैं। खुद भी जो आप अपने बच्चे को जितना भी ज्ञान दें वो नहीं सुनेगा। आप जब तक उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, आप जो कर रहे हैं ना वो उससे सीखता है, आपके कहने से नहीं सुनता है। अगर आप एक अच्छे ईमानदार अफसर नहीं हैं, तो आप जो भी कहिएगा कि ईमानदार होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो वो नहीं सुनेगा। वो वही करेगा जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके बात में कन्विक्शन होगा ही नहीं। तो एक अच्छे माँ बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप वो सारे आदर्श अपने काम में दिखाएं, बोलने से ज़्यादा। मैं एक बहुत मज़ेदार बात बताना चाहती हूँ। मैं हमेशा बच्चे से, हम लोग कहते ही हैं कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो मेरा बेटा भी वैसे सच ही बोलता है। एक बार कोई बार बार लैंडलाइन पे फ़ोन करके बहुत तंग कर रहा था, किसी काम के लिए प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने एक दो बार उठाया। मैंने सोचा ये फ़ोन मैं नहीं उठाई, पर लैंडलाइन में उस ज़माने में ये पता तो नहीं चलता था कि ये फ़ोन किसका है। तो मैंने उससे कहा, एक आदमी बार बार फ़ोन कर रहा है और अब अगली बार आए तो तुम फ़ोन उठाना और कह देना कि मम्मा घर में नहीं है। तो बोला, ये कह दूंगा, तुम तो घर में हो। तो मैंने कहा तुम ये कह देना। मैंने उसको पूरा रेफरेंस नहीं बताया कि मैं क्यों झूठ बोल रही हूँ,
परेशान होकर मैंने सोचा कि उससे बात ही करना व्यर्थ है। एक बार मैंने उसको कह दिया था, जो काम है वो आप दफ्तर में करिए, आप मेरे घर नहीं आ सकते और मैं किसी से नहीं मिलती हूँ। तनु के समझ में, बेटे का पेट नेम तनु है, उसको समझ में आया कि ये तो झूठ बोलने के लिए बोल रही है। तो जब फ़ोन आया तो उसने फ़ोन उठाया, बोला आप वही वाले अंकल हैं ना जो बार बार फ़ोन कर रहे हैं? तो मम्मा घर में नहीं है। वैसे तो वो घर में है, पर उसने मुझसे कहा है कि आपको बता दूं कि वो घर में नहीं है। तो अचंभित रह गया कि ऐसा बोल दिया है, वो क्या सोचेगा वो आदमी। जब फ़ोन उसने रख दिया तो मैंने कहा तुमने ये क्यों कहा कि मैं घर में, ये मतलब मम्मा घर में है और कह रही है कि बोल दो कि घर में नहीं। बोला तुम्ही ने तो कहा था कि सच बोलना चाहिए। तो हमने कहा कभी कभी बेटा झूठ बोलना पड़ता है ऐसे समय पे जब आपको लगता है कि सच से काम नहीं चला। बोला तो फिर भी। तो मैं हंसने लगी। मैं ये बताना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि हम बच्चों को जो सिखाते हैं और जो करते हैं उनमें हमें फ़र्क नहीं करना है। हमें वही बोलना चाहिए जो हम खुद करते हैं। मैं खुद फ़ोन उठा के उस आदमी को कह सकती थी कि और फ़ोन नहीं कर सकते हो, या डांट सकती थी, पर मैंने बच्चे से इतना ही कहा था कि कह दो कि घर में नहीं है। वो बात फिर मुझे समझ में आ गई कि बच्चे वही सीखते हैं जो हम उनको करके दिखाते हैं। तो अच्छा पेरेंट वो होता है कि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे अपने बच्चे के सामने। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि मैं आज भी अपने को अच्छे माँ साबित करने के लिए मैंने वो सारा कुछ किया। मैं वही पोइट्री लिखना या आर्ट करने के समय में घर में ही रहती थी। मेरे घर में ही मेरा स्टूडियो था और उसमें मेरे बेटे का स्टडी टेबल भी वहीं रहता था। जब मैं बैठ के वहाँ पे पेंटिंग कर रही थी तो वो अपने टेबल पे बैठ के, मैंने होमवर्क हो गया तो तुम पेंट कर लो, जो करना है करो, वहीं से रह के बात करते रहो। मैंने कभी भी उसको घर आने के बाद 1 मिनट भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो मेरे लिए, मुझे पेंट करना है तो मेरे स्टूडियो में मत आओ, या मैं लिख रही हूँ तो मेरे स्टूडियो में नहीं मत आओ। तो बच्चा शुरू से ही समझ गया था कि जो समय कम सा मिल रहा है एक दूसरे के साथ वो हमें एक साथ गुजारना है। और उसको कभी कभी तो ये तक जिद कर देता था कि मैं तुम्हारी पेंटिंग में ही पेंट, मैंने कहा तुम अलग कागज़ ले लो, अलग कैनवस ले लो, उस पर पेंट करो। नहीं, मुझे इसी में करना है। मैंने उसको कभी मना नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, बाद में ठीक कर लेंगे। तो एक बॉन्डिंग होती है, वो आपको डेवलप करनी होती है। मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कभी भी नहीं था, पर मैंने देखा कि मेरा बेटा तो क्रिकेट के पीछे दीवाना है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है। तो मैंने न्यूज़पेपर में वो सब पढ़ना शुरू किया जिससे मैं उससे उसके बारे में बातचीत कर सकूं, क्योंकि मुझे लगा कि कॉमन पॉइंट तो कहीं होना चाहिए जिसमें मेरा बच्चा मेरे से खुल के बात कर सके। तो हम लोग क्रिकेट के बारे में बात कर लें, और मुझे धीरे धीरे मैं उसके साथ बैठ के कभी टीवी पे क्रिकेट देख लिया, कभी कोई मैच देखने चले गए ईडन गार्डन में या कहीं पे भी। तो उसको लगता था कि मेरी माँ को तो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट था नहीं, पर मैंने डेवलप किया ताकि मैं उसके साथ एक अच्छा वक्त गुजार सकूं। तो इसमें वो मेरे से महसूस कर सके कि मेरी माँ मेरे साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, उसको भी क्रिकेट में शौक़ है। तो आपको ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो बच्चे को पसंद है, और बच्चा भी वो देखता रहता है कि मेरी केवल पढ़ाई से मेरा मतलब है क्या, मेरी माँ और भी कुछ करना चाहती है। जब मेरे बेटे ने कहा मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो मैंने कहा हाँ तुम बनो, बुलाओ। अगर कुछ नहीं बन पाया तो मैंने कहा पहले रिस्क तो लो, अगर बनना चाहते हो तो। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे तुम इसको बिगाड़ रही हो। मैंने कहा नहीं, वो जो करना चाहता है लाइफ में वही करो। हम दोनों ही चाहते थे कि वो सिविल सर्वेंट बने, मगर उसने कहा नहीं, मैं नहीं बनना चाहता हूँ, मैं क्रिकेटर बना। तो बाद में खुद ही कहा कि मैं क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अगर इंडिया 11 नहीं खेलूँगा तो मैं क्रिकेटर। मैंने कहा ये तुम्हारी चॉइस है, तुम बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम नहीं बनना चाहते हो तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, और रिस्क लिए बिना कुछ नहीं होता है। बोला नहीं मैं सीए करना चाहता हूँ। मैंने कहा लॉ कर लो। बोला नहीं मैं सीए करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं सिविल सर्विसेज नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो आपको इतनी फ्रीडम तो देने पड़ेगी, क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो आपका गुलाम नहीं है। आपका बच्चा जो आपके सपनों को पूरा करेगा, उसके अपने सपने होंगे, और वो एक सोल है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो आपके गर्भ से पैदा होगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके ऊपर अपनी हर बात थोपेंगे। उसको भी अधिकार है, हक है अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का। तो ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है। पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुम सिविल सर्विसेज दो, या इंजीनियर बनो, या डॉक्टर बनो, या ये बनो या वो बनो। हमें अपने सपनों का दूसरों के ऊपर थोपने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पेरेंट्स, अधिकतर बच्चे इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो करने लग जाते हैं जो उनके पेरेंट्स को पसंद होता है, उनको नहीं पसंद होता है। तो बैठ के बातचीत करके ये मसले सुलझाए जा सकते हैं। मेरा बहुत मन था कि मैं एक पेरेंटिंग के ऊपर बुक लिखूं, मगर वो अभी तक हो नहीं पाया। समय के क्रम में कभी समय मिलेगा तो ज़रूर लिखूंगी कि
अच्छा माँ बाप होना दुनिया में सबसे कठिन काम है। संगीता जी, बहुत खूब। और एक पोइट्री और सुनते हैं आपसे। 2 शेर सुनाऊंगी, एक नज़्म सुनाऊंगी। एक मेरा बेटा बहुत कम उम्र में, वो भी 21 साल की उम्र से नौकरी करने लगा, तो मल्टीनेशनल कंपनी में इतना थका देते हैं बच्चों को, ठीक है बहुत पैसे मिलते हैं, तो मुझे लगता था कि वो कभी थक रहा हो तो ब्रेक ले सकता है, तो मैंने उसके लिए लिखा था। वो मेरे सारे दोस्तों और मेरे सारे वेल विशर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है कि कोई थक जाए तो मेरे पास आ सकता है थोड़ी देर के लिए। फ़क्र होता है तुम्हारी उड़ान पर, फ़क्र होता है तुम्हारी उड़ान पर, सुनो ना कभी थक जाओ तो लौट आना मेरे पास, घोंसला हूँ मैं तुम्हारा। सुनो ना कभी थक जाओ तो लौट आना मेरे पास, घोंसला हूँ मैं तुम्हारा। तो एक दोस्त दूसरे के लिए यही कर सकता है कि तुम थक जाओ तो आओ, थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर से अपने रास्ते पे चल पड़ना। तो एक दोस्त एक पेड़ होता है, घोंसला होता है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए घोंसला ही बन जाए थोड़ी देर के लिए भी, तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरीके से लिखा था। एक सबके लिए है, हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। एक सोने का पिंजरा है, जिस वो कंफर्ट जोन है, उसके बाहर निकलना नहीं चाहते। लोग कहते हैं आप रिटायर हो गई हैं, आपने इतना बड़ा मुकाम देखा। एक किसी ने मुझसे पूछा था, मैं एक एग्जीबिशन कर रही थी पटना में, निफ्ट में, तो एक प्रोफेसर ने पूछा कि आपने तो सब कुछ हासिल कर लिया, फिर आप क्यों यहाँ एग्जीबिशन कर रही हैं, बच्चों से अपना उनसे बातचीत कर रही हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का कोई मिशन होना चाहिए। मुझे अपने गुरु ने जो सिखाया उसको जन जन तक पहुंचाना है। तो ये यंग जनरेशन वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं करेगी, अपने खादी, अपने रंग, अपने अध्यात्म और अपने संस्कार के बारे में नहीं जानेगी, तो ये भी तो हम उनकी भाषा में उनको समझा सकते हैं। बोला आपने जो इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट, इतनी बड़ा पोस्ट पे रिटायर हुआ, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं ऐसा नहीं मानती। वो सोने का पिंजरा है, जब तक हम जिंदा हैं हमें कुछ न कुछ सोसाइटी को वापस देना चाहिए। पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं, पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं, उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है। आसमां तक उड़ने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना। आसमां तक उड़ने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना। एक दिन वक्त और आसमां दोनों तुम्हारे होंगे। ये आपकी भी। संगीता जी, मैं बयान नहीं कर सकती, ये जो आपके साथ ये पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में मुझे बहुत कुछ मिला। एक ख़जाना हो आप। आपके साथ हमारा शो और भी कंटिन्यू होना चाहिए। आप लोगों को बताइए, और आपके ऐसे इंस्पिरेशनल छोटे छोटे पोइट्रीज़, आपके एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, और ये जो आपके जो भावना है, जो एक हर समय जो चीज़ को सही करना, जो ठीक नहीं है उसको ठीक कर देना, ये गाइडेंस सबको मिले। हमारे चैनल पर आप आए और ऐसे छोटे छोटे एडवाइसेस देते रहिए। आपने मुझे ये मौका दिया, बुलाया, और एक अच्छी बातचीत हुई एक अच्छे माहौल में। ये बहुत ज़रूरी है। लोगों से मिलना लोगों ने छोड़ दिया है, कुछ भी सुनना नहीं चाहते। कभी कभी बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं लोग कि ये कैसी दुनिया में हम जी रहे हैं। इसी में जो सुंदर है, जो सहज है, जो सत्य है, उसी को अगर हम उस पर ज़्यादा फोकस करें कि जो है और जो अच्छा है, सत्यम शिवम सुंदरम ही जीवन है। अगर हम अपने सत्य को कैसे पा सकते हैं? हर आदमी का सत्य अलग होता है और एक बड़ी यात्रा करके वहाँ तक पहुँचना संभव हो पाता है, पर उसकी खोज जारी होनी चाहिए। यात्रा सबकी अलग हो सकती है, पर पहुँचना तो सबको एक ही जगह है। ऐसा ही मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि अपनी बात के माध्यम से लोगों में कम से कम और कुछ नहीं तो उनको सहजता मिले, शांति मिले, मुस्कुराने का कोई बहाना मिले। अगर आप किसी को हंसा सकते हैं एक पल के लिए भी, तो वो भी कोई छोटा मोटा सक्सेस नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड in your words and allowing me to speak. Thank you for this opportunity.
थैंक यू संगीता जी, आप आए और ऐसे ही हम चाहेंगे संगीता जी बार बार हमारे शो में आए और हमारे लिए बहुत कुछ जो हम जानते नहीं हैं, जो लोग जानते नहीं हैं, वैसे जानकारी वो हमें दें। थैंक यू संगीता जी।